हेलो एवरीवन। हमारा कक्षा 10वीं का चैप्टर चल रहा है इतिहास का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसका सेकंड टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। इसका हमने थोड़ा सा पार्ट देख लिया था। 2.1 है कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग, इसको भी हमने देख लिया था। इसके आगे का भी हम डिस्कस कर रहे हैं 2.2 में क्या है। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। जैसे ही राष्ट्रीय एकता वालों के लोगों के विचार थे जिन्होंने राष्ट्रीय क्रांति लाई थे, वैसे ही उदारवाद के विचार थे। उदारवाद यानी लिबरलिज्म। यह शब्द लातीन भाषा के मूल लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद। लिबर मीनिंग आज़ाद। तो नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष उसकी बराबरी। तो दो मतलब हैं, एक तो है व्यक्ति के लिए आज़ादी कि व्यक्ति पूरी तरह से आज़ाद होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा है कानून के लिए समक्ष बराबरी। ये कैसा कौन सोच रहा है ऐसे कि उदारवाद इसको बोलेंगे हम, ये है मध्य वर्ग, ठीक है। लेकिन अगर हम राजनीतिक रूप से देखें तो राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मत अधिकार के पक्ष में था। 19वीं सदी के जो उदारवादी थे वो ऐसे तो चाहते थे कि कोई भी उन पर ऐसे निरंकुश होकर शासक राज ना करे, ठीक है, लेकिन सबके पास अपनी निजी संपत्ति होनी चाहिए और वो कानून के समक्ष सबकी बराबरी भी चाहते थे, लेकिन वो सबको मत अधिकार जो वोट का अधिकार है वो नहीं देना चाहते थे। आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहाँ मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। अगर हम याद करें तो हमें पता है कि फ्रांस में भी पहले सबके पास जो है वोट का मत का अधिकार नहीं था। संपत्ति विहीन पुरुष और महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय, जब जैकोबिन क्लब बने थे तब उस समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की संहिता, नेपोलियन कोड है जो पूर्ण सीमित मताधिकार वापस ले आई। थोड़े समय के लिए सबको मिले थे अधिकार जब जैकोबिन क्लब बन गए थे, लेकिन फिर क्या हुआ था उसके बाद जब नेपोलियन का समय आया तो उसने फिर सीमित मताधिकार ही शुरू कर दिया। उसमें ऐसे नहीं था कि कोई भी अपनी मर्जी से और जो योग्य है वो वोट दे सकता था, केवल संपत्तिवान ही वोट दे सकते थे। और उसने महिलाओं को आवश्यक दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। तो क्या हुआ, जब सबके पास वोट का अधिकार नहीं था तो 20वीं सदी की स्टार्टिंग जब हुई तो लोगों ने मिलकर इसके खिलाफ आंदोलन चलाया कि हमारे पास वोट का अधिकार सबके पास होना चाहिए, महिलाओं के पास भी होना चाहिए और उन पुरुषों के पास भी होना चाहिए जिनके पास संपत्ति नहीं है, क्योंकि उस समय जिनके पास पैसा था बस उनके पास ही ऐसा अधिकार था। आर्थिक क्षेत्र में अभी ये तो हमने मध्य वर्ग पढ़ा और राजनीति के रूप में पढ़ा कि उदारवाद क्या है। मध्य वर्ग ये सोचता है कि अगर व्यक्ति आज़ाद है और कानून के सामने सभी बराबर हैं तो हमारा उदारवाद का जो एम है वो पूरा हो गया। राजनीतिक रूप से हमने देख लिया है कि निजी संपत्ति रख सकते हैं और मताधिकार, लेकिन सबके पास नहीं था, वो मताधिकार की भी मांग कर रहे हैं। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद के लिए तो मीन्स कि कानून के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सभी बराबर हैं और व्यक्ति के लिए आज़ादी, यही सब कुछ था उदारवाद। और राजनीतिक रूप से ये काफ़ी कुछ था
राजनीति वाले चाहते थे कि एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो सबकी सहमति से बनी हो, किसी दबाव से ना बनी हो, सब इसी सरकार को पसंद करते हों। तो और मत अधिकार भी वो चाहते थे कि सबको मिलना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में अभी देखते हैं, आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद चाहता था कि बाजार है जो वो किसी भी प्रकार के नियंत्रण से मुक्त होनी चाहिए। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी। आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लें। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। ये एक उदाहरण से समझा रहे हैं कि कैसा बाजार की में चल रहा था उस समय। तो नेपोलियन का जब समय था तो छोटे छोटे प्रदेशों ने मिलकर 39 राज्य आपस में मिलकर एक महासंघ बनाया था उन्होंने। इस संघ ने किया था, इसमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल की प्रणाली थी। ये जो सारे राज्य थे इनमें क्या था, सभी जो चीज़ों को नापते थे, मेज़र करते थे, उनकी अपनी प्रणाली होती थी। ठीक है। 1833 में हैम्सबर्ग में न्यूरमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाला एक व्यापारी जो था वो 11 सीमा शुल्क नाकों से उसे गुजरना पड़ता था। ऐसी सिचुएशन थी 1833 में। अगर हैम्सबर्ग से न्यूरमबर्ग में जाकर कुछ किसी ने बेचना है तो उसको 11 इलाकों पर अपना जो शुल्क है, जो टैक्स है, वो देना पड़ता था और हर बार 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन और आकार के अनुसार लगाई जाती थी। चूँकि हर क्षेत्र की अपनी नापतोल की व्यवस्था थी, हमने ये पहले भी देखा है कि सभी का नापतोल है जो सभी राज्यों का अलग अलग था। अंत हिसाब लगाने के समय में बहुत समय लगता था। मसलन कपड़ों को नापने का पैमाना एले था। तो ये पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि मसलन कपड़ों को किस पैमाने से नापा जाता था, उस पैमाने का नाम क्या था, वो था एले, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ साथ घटती बढ़ती थी। अगर एक एल कपड़ा फैक्ट्री एक प्रदेश है में ख़रीदा जाता तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता। मेज़ में दूसरे प्रदेश में 55.1 सेंटीमीटर का होता, क्योंकि सबके पैमाने अलग थे। और न्यूरमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर होता और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर था। तो सबका जो पैमाने था एले का वो डिफरेंट था और सबसे ज़्यादा हमने देखा है न्यूरमबर्ग में था। नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था जहां वस्तुएं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। तो जो नया समाज बन रहा था, जो नया उदारवाद बन रहा था, वो ऐसा सोचता था कि इतने जो टैक्स हैं, इतनी जो शुल्क देने पड़ते हैं, जगह जगह पर रुकना पड़ता है, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। और जो संघ बना हुआ था 39 राज्यों का, तो वो भी इसके खिलाफ था। 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ अब प्रशा ने पहल की है तो एक शुल्क संघ बनता है। जॉल्वोरिन इम्पोर्टेंट है काफ़ी, स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी थी, जो उससे पहले 30 से ऊपर थी। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों का राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। आर्थिक राष्ट्रवाद में जैसा लोग चाहते थे अब वैसा ही हो रहा था। तो जॉल्वरिन ने जो प्रशा की पहल पर बना था 1834 में,
इसने क्या कुछ किया है, सबसे पहले इसने सीमा शुल्क हैं जो वो समाप्त किए। फिर मुद्राएं होते हैं, जैसे पैसा है, सिक्के है, वो अलग अलग चल रहे थे, उनकी संख्या है जो 30 से भी ऊपर थी तो उनको कम करके 2 ही कर दिया था। ऐसे उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए थे। अभी इसके आगे भी एक टॉपिक है, वो है 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद बना है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।